आज हम इस वीडियो में हमारे किए गए इन्वेस्टमेंट के रिस्क के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कि ये रिस्क आप अपने इन्वेस्टमेंट पे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। आई नो कुछ लोग इस वीडियो को ये देखकर ओपन किए होंगे, बट मुझे पहले बता दो कि जीरो रिस्क जैसी इन्वेस्टमेंट कुछ होती नहीं है, एंड स्पेशली स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल नहीं। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि गोल्ड और एफडी जैसे एसेट क्लास में रिस्क नहीं होते, वो कम्प्लीटली जीरो रिस्क होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्ड का भी प्राइस नीचे आता है। हाँ, स्पेशली ये बात देखा जाता है कि गोल्ड में वोलेटिलिटी कम होती है, वो स्टॉक प्राइस की तरह उतना वोलेटाइल नहीं होता, बट वो भी नीचे आता है बाइंग प्राइस से। और अगर बात करें एफडी की, तो आपका एफडी और बैंक में पड़ा कैश तब तक ही सुरक्षित है जब तक कि वो बैंक, और मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपीज तक ही अमाउंट सेफ है इन केस अगर आपकी बैंक डूबती है तब। अब तक तो ये आइडिया लग गया होगा कि जीरो रिस्क जैसा कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करूंगा जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पे रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड यू आर वाचिंग इंदुजा कैपिटल। ये जो रिस्क है टोटली रिलाई करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब लॉस होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तब तो ये डेफिनेटली लॉस होता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये क्या बोल दिया, आइए इसे समझते हैं। पहले केस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद का रिस्क, इस केस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिस्क आता है। सपोज आप के पास 1 लाख रुपए हैं और आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक गोल्ड, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज, इन सभी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन सभी केसेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी जो बाइंग प्राइस है, अगर उससे करंट प्राइस नीचे आता है, जिस प्राइस पे आप खरीदे हैं उससे अगर वो नीचे आ जाता है, तब आपको लॉस होता है। और वही दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट ना करने का रिस्क, इस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं करने पे ये रिस्क आता है। सेम एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसे किसी भी एसेट क्लास या कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू हर एक साल गिरते जाती है। लेट मी क्लियर, ऑन एन एवरेज अगर इंडिया का इन्फ्लेशन का हम लोग डेटा देखें तो 7 से 8% का है। इट मीन्स हर एक साल 7 से 8% चीजें और भी महंगी होती जा रही है। ऑन द सेम साइड, जिससे हमारा परचेजिंग पावर कमते जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट ना करके उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं। इससे हमारे परचेजिंग पावर डाउन होते जा रहा है। और अगर हम लोग उसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते तो हम लोग इसे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। और अगर हम इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है। इट मीन्स अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब इन दोनों रिस्क का बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। फर्स्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप रिस्क फ्री हो जाएंगे। सेकंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिस्क आता है और उसे लेके आप टेंशन में हैं, तो डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क फ्री हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए, बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लास में डिप्लॉय कर सकें। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लास में डिप्लॉय करते हैं, जैसे कि गोल्ड, एफडी, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज, इसके कारण आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन करने का रीजन ये है, जब इकोनॉमी में जब भी स्लो डाउन आता है, तब कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है कि वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का रीजन ये है कि जब कभी भी इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिलता है, तब कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है जो बाकी अदर सेक्टर से कम इंपैक्टेड होता है। अगर हम लोग एग्जांपल कोविड-19 का ही ले, तो कोविड-19 में ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज और सभी सेक्टर्स इंपैक्टेड थे कोविड-19 के कारण, बट एक एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर था जो कि काफी कम इंपैक्टेड था कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। और ये अंदाजा लगाना कब इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा, कौन सा सेक्टर स्लो डाउन परफॉर्म करेगा, ये काफी टफ होता है। दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। और अगर स्पेशली हम लोग स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो आप डिफरेंट सेक्टर के कंपनी को चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका रिटर्न्स काफी हद तक एवरेज आउट कर देता है, बट आपको इन्वेस्टिंग में रिटर्न से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, तब ये पैसे बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर टाइम। आपने हमारा वीडियो व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट देखा होगा, और अगर नहीं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने इसे काफी डिटेल में डिस्कस किया है, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर कब और क्यों बढ़ता है। अगर आपको वाई और व्हेन का आंसर क्लियर मिल जाता है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पीछे का रीजन आप अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज आज आपको ये लगता है कि आज जो एचडीएफसी का ट्रेडिंग प्राइस है वो काफी फेयर और अंडरवैल्यू ट्रेड हो रहा है, आई एम श्योर आप उसे खरीद लेंगे। और ऑन द सेम साइड, जब इन्वेस्टर्स को ये आइडिया लगेगा कि यस,
HDFC का जो शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है वो रियली में अंडर वैल्यूड और फेयर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो आपकी तरह ही वो लोग भी खरीदे लेंगे। और जब ढेर सारे इन्वेस्टर्स उसे खरीदने आएंगे तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस हाई होगा, जिससे एक शार्प डिमांड क्रिएट होगा और स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पे ही चलता है। और यहाँ वाई और वेन का आंसर क्लियरली मिलता दिख रहा है। वाई का आंसर ये मिला क्योंकि क्लियरली कन्विक्शन इन्वेस्टर्स को मिल रहा है कि स्टॉक प्राइस काफी फेयर और अंडरवैल्यूड प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, और स्टॉक प्राइस ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ एक डिमांड, शार्प डिमांड क्रिएट हुआ है। और स्टॉक मार्केट में ये प्रेडिक्ट कर पाना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएंगे, किसका डिमांड क्रिएट होने वाला है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए फॉर द लॉन्गर टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना काफी इजी होता है और सेफर होता है। एंड मोर इम्पोर्टेंट, आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तभी आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एनालाइज कंपनी बैकग्राउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और स्पेशली नए इन्वेस्टर्स जो कुछ ही महीने पहले मार्केट में आते हैं वो इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं। वो बिना जाने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बस उनका ये थर्ड प्रोसेस है कि अरे ये 10 रुपए का ही तो शेयर मिल रहा है, खरीद लेते हैं, सस्ता ही होगा। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ आप वो शेयर होल्डर बन के ना सोचिए, आप एज अ फाउंडिंग मेंबर बनकर सोचिए। क्या अगर आपकी कोई कंपनी होती और आप उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक होते तो क्या आप वो पर्सन नहीं होते जिससे उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता है? तो शेयर होल्डर भी तो ओनर होता है। आई नो फाउंडिंग मेंबर नहीं होता बट ओनर तो होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी वो पर्सन बनना चाहिए जिससे उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए? जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में ये सब जरूर जानकारी इकट्ठा कर लें, जैसे कि कंपनी क्या करती है, उसके बिजनेस मॉडल्स, उसके रेवेन्यू, आखिर वो पैसे कैसे कमाती है, वो किस इंडस्ट्री में केटर करती है, उसके कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड्स। स्पेशली मैनेजमेंट को लेकर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट ही वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं और डे टू डे ऑपरेशंस में वो डिसीजन लेते हैं। और जाने माने इन्वेस्टर्स विजय खेड़िया सर का भी यही मानना है कि मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल एनालाइजिंग द कंपनी। मैनेजमेंट को जज करने का सबसे आसान सा तरीका कि आप उसके पास्ट रिकॉर्ड में जाइए और ये देखिए कि जब इकोनॉमी उस सेक्टर में जब काफी स्लो डाउन फेस करने को मिल रहा था तब वो मैनेजमेंट अपने कंपनी को किस इफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पा रही थी, ऑपरेट कर पा रही थी। अगर वो बुरे वक्त में भी अपनी कंपनी को बाहर निकाल सकती है तो ऑफ कोर्स वो अच्छे समय में अपनी कंपनी को डबल एक्स रफ्तार से आगे लेके जा सकती है। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से देखते हैं तो एक आइडिया आपको लग जाता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डिटरमाइन योर रिस्क टॉलरेंस। देखिए हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, और आप इसे जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके हाथ में है नहीं। व्हाट यू कैन डू इज आप रिस्क को कम कर सकते हैं, ये आपके हाथ में जरूर है। सिंपल सा मतलब है रिस्क टॉलरेंस का। बेसिकली आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क लेने को तैयार है फॉर द अचीविंग ग्रेटर रिटर्न्स। इसमें जो लॉस लेने की बात हो रही है वो नॉट एग्जैक्टली लॉस, ये एक बस एजम्पशन है कि आपको कितना लॉस हो सकता है फॉर द अचीविंग द रिटर्न्स। रिस्क टॉलरेंस पता करने से पहले आपको अपना नेटवर्थ पता होना बहुत ही जरूरी होता है। आप अपने नेटवर्थ को ऐसे निकाल सकते हैं, देयर इज अ फॉर्मूला जिससे आप अपना नेटवर्थ निकाल सकते हैं, टोटल असेट माइनस लायबिलिटी। अब असेट जो है आप इसे सिर्फ कैश टर्म्स में यूज करें क्योंकि ये बात इन्वेस्टिंग की हो रही है, तो टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तब आपको एक प्रॉपर नेटवर्थ का आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास कुल कितने पैसे हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, तभी आप एक बेटर एलोकेशन कर पाएंगे। और जो मैं नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ वो मैं पर्सनल नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अब मैं वो पैसे की बात कर रहा हूँ जो पैसे आप स्टॉक मार्केट में लगाने वाले हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसे डिफरेंट 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 रुपए ईच कंपनी। आपके किए गए इन्वेस्टमेंट में से कुछ ऐसी कंपनीज होगी, 1-2 कंपनीज ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, 5-6 ऐसी कंपनीज होगी जो एवरेज परफॉर्म करेगी, और 1-2 ऐसी कंपनीज होगी जिसपे आपका रिस्क काफी हाई होगा जो मे बी निगेटिव रिटर्न्स आपको दे सके। इन तीनों केस में ये शो करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस 20% है, मींस आप टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव उसका 20% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं फॉर अचीविंग द हायर रिटर्न्स। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट ये है कि मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। देखिए अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो वेल, बट अगर आप लास्ट स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का। स्टॉक मार्केट में बाय और फोगट जैसी कोई थियरी नहीं होती। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए,
मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने स्टॉक खरीदा था तो अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए और एक फ्यूचर एंटिसिपेशन के साथ खरीदा था कि कंपनी फ्यूचर में ऐसे करेगी, और जो एंटिसिपेशन आपने किया था ये देखना बहुत ही जरूरी है क्या वो एंटिसिपेशन फुलफिल हो रहा है, जो कंपनी प्रोमिसेस की थी क्या वो फॉलो कर रही है, क्या उसे अचीव करते हुए दिख रही है। और ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं बाय रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स। और ये थे 5 पॉइंट जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पे रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक आवर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।